24 जनवरी 2006 की ये बात है। दरअसल एक प्रेग्नेंट महिला होती है, उसे एक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कराया जाता है क्योंकि उसको प्रसव की पीड़ा हो रही थी, उसको बच्चा होने वाला था। जैसे ही वो हॉस्पिटल में जाती है, उसकी डिटेल जब लिखवाई जाती है तो डिटेल में वो अपने पति का नाम नहीं बता पाती है और यहीं से पता चलता है कि वो महिला दरअसल कुंवारी होती है और उसकी शादी नहीं हुई होती है, जबकि वो प्रेग्नेंट होती है। अब ये बात धीरे धीरे करके पूरे हॉस्पिटल में आग की तरफ फैल जाती है और जब आग की तरफ फैल जाती है तभी लोग सोचने पर ये मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक कुंवारी लड़की है, उसे हॉस्पिटल में उसकी माँ ही लेकर के आती है। इसी बीच में एक लड़का जिसका नाम अनिल होता है, वो उसके पास पहुंचता है, लड़की के भी और लड़की के माँ के पास भी, और जाकर के कहता है कि हाथ जोड़ते हुए कि अगर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी और एतराज़ ना हो तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। दरअसल मेरा नाम है अनिल कुमार और मैं आप ही के ज़िले का रहने वाला हूँ। जैसे ही मुझे ये बात पता चलती है तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी मदद की जाए। आपको पैसे की, आपको ब्लड की, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बोल देना। जैसे ही माँ बेटी ने ये बात सुनी, उनकी जान में जान आ जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई तो है अपना जो इनकी मदद के लिए आगे आया है। अब वो लड़का बिल्कुल जिस हॉस्पिटल में, जिस रूम में वो एडमिट होती है लड़की, उसी रूम के ठीक सामने कुर्सी पर बैठ जाता है और तब तक वो वहाँ पर बैठा रहता है जब तक कि डिलीवरी नहीं हो जाती। डिलीवरी हो जाती है और जुड़वा बेटियों को वो महिला, वो लड़की जन्म देती है और जैसे ही जन्म देती है उसके बाद वो लड़का आता है और कहता है कि ठीक है, जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम अपने घर जाना और घर जाने के बाद इन बेटियों को बहुत अच्छी से इनकी परवरिश करना, लेकिन घर जो होगा वो ये वाला नहीं होना चाहिए जहाँ तुम अब तक रह रही हो, क्योंकि लोग तुमसे सवाल पूछेंगे। जैसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था तो तमाम लोग ये सवाल करने लगते हैं, तमाम लोग ये पूछने लगते हैं कि ये दोनों बच्चियां कहाँ से आई हैं। आगे भी तुमसे यही सवाल करेंगे। नई जगह रहना, सब कुछ ठीक रहेगा। अनिल कुमार ने अपना होने के नाते उन्हें सब कुछ सही सही बताने और समझाने की कोशिश की। जैसा बताया गया था उन दोनों ने वैसा ही किया। आखिरकार वो अपने घर चले जाते हैं और घर जाने के बाद लगभग 17 दिन के बाद एक ऐसी खबर मिलती है कि उस इलाके में एकदम सनसनी मच जाती है। दरअसल दोनों जुड़वा बेटियां और उनकी मां का कत्ल हो जाता है, बहुत ही भयानक रूप में कत्ल होता है। उसके बाद कातिलों को ढूंढना शुरू किया जाता है और ढूंढते ढूंढते 19 साल का वक्त निकल जाता है। इसमें सीबीआई हो, सीआईडी हो, पुलिस हो, सभी फेल हो जाते हैं। लेकिन एक ऑफिसर ऐसा आता है, उस ऑफिसर ने अपना दिमाग लगाया और दिमाग ऐसा लगाया कि उस दिमाग की चर्चा चारों तरफ होने लगती है। 19 साल के बाद जब दोनों कातिल जो फौजी होते हैं वो पकड़े जाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि साहब ये तो बता दो कि हमें आपने पकड़ा कैसे। आज की कहानी सुनने के बाद आप लोग भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि पुलिस अगर चाहे तो वक्त चाहे कितना भी लग जाए, वो अपराधी को पकड़ करके सलाखों के पीछे जरूर पहुंचा सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है केरल प्रदेश का एक जिला लगता है कोल्लम, और कोल्लम जिले का ही एक गांव लगता है आंचल। बात कर रही हूँ 10 फरवरी 2006 की। दरअसल एक महिला होती है जिसका नाम संथम्मा होता है। संथम्मा की एक बेटी होती है और बेटी की 2 बेटियां होती हैं। दरअसल वो संथम्मा अपनी ही बेटी की प्रेगनेंसी की, उसके बच्चे होने की तमाम जो डिटेल होती है, जो जानकारी होती है, वो पंचायत भवन के ऑफिस में जमा करना होता है, बताना होता है। और जैसे ही वो ये जानकारी को जमा करके वापस घर पर आती है तो आकर के देखती क्या है कि उसकी जो बेटी है और उसकी बेटी की जो दोनों जुड़वा बेटियां हैं उनका कत्ल हो चुका है। किसी ने धारदार हथियार से उनका गला काट दिया था, उनका गला रेत दिया था और वो अब मर चुकी थी। और जैसे ही संथम्मा ने ये दृश्य अपने आंखों से देखा, उस दृश्य को देखने के बाद वो जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसकी चीख पुकार सुनने के बाद गांव के लोग भी मौके पर आ जाते हैं और ये 3 कत्ल की सूचना
क्योंकि 17 दिन की दोनों बच्चियां होती हैं और उसकी जो माँ होती है उनका कत्ल होना ये अपने आप में एक सनसनी फैलाने वाली बात होती है। देखते ही देखते ये खबर पूरे प्रदेश भर में फैल जाती है। हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिरकार कत्ल किसने किया है। संबंधित थाने की पुलिस मौके पर पहुंचती है और मौके पर आने के बाद जब जांच पड़ताल करना शुरू करती है तो पता चलता है कि एक बाइक आई थी। बाइक पर एक लड़का आया हुआ था और उस लड़के ने इस कत्ल को अंजाम दिया था। गांव वालों से जब पूछा जाता है क्या बाइक देखी थी, उसका कलर कैसा था, तो पुलिस की जांच में ये पता चलता है कि हाँ, बाइक एक कन्नौज के श्रीकंदपुरम वहाँ का रहने वाला एक राजेश कुमार का नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि आर्मी में फौजी होता है, उसी की ये बाइक होती है। दरअसल वो यहाँ क्यों आएगा, इस परिवार से उसका लिंक क्या है, अब पुलिस उसके पास पहुँचती है। वहाँ जाने के बाद उसकी तलाश की जाती है तो पता चलता है कि वो यहाँ पर नहीं है, वो अपनी ड्यूटी पर चला गया है। दरअसल उसकी जो ड्यूटी होती है वो पंजाब के पठानकोट में 45 AG रेजिमेंट में उसकी पोस्टिंग होती है। और जो पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है तो एक नाम सामने आता है, नाम होता है दिविल कुमार। अब जैसे ही इस महिला यानी कि संथम्मा को ये दिविल कुमार का नाम सामने आता है तो पुलिस इससे पूछती है कि क्या तुम दिविल कुमार को जानती हो। तब वो महिला सोचने पर मजबूर हो जाती है, रोते रोते एक कहानी सुनाती है। वो कहती है कि साहब, ये केरल प्रदेश का जो जिला कोल्लम का गांव लगता है अलियामन के रहने वाली उसकी बेटी जिसका नाम रंजनी होता है। रंजनी को दरअसल एक लड़के से प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है। लड़के का नाम दिविल कुमार होता है जो कि भारतीय सेना में उसकी पोस्टिंग होती है। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे और वो इतना नज़दीक आ जाते हैं कि दोनों की आपस में शारीरिक संबंध बन जाते हैं, इनके फिजिकल रिलेशनशिप बन जाते हैं। एक दिन इनकी बेटी यानी रंजनी गर्भवती हो जाती है और जैसे ही वो गर्भवती होती है तो वो अपने प्रेमी यानी कि फौजी से कहती है कि फौजी, दरअसल मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। फौजी ने जैसे ही बात सुनी उसने कहा कि ठीक है, तुम माँ बनने वाली हो, लेकिन तुम्हें ये बच्चा रखना नहीं चाहिए। यदि तुम इस बच्चे को रखोगी तो हम लोगों की शादी में कई तरीके की अड़चनें पैदा हो सकती हैं, इसलिए इस बच्चे को तुम गिरा दो अगर हमारी बात माने तो। फौजी ने उस लड़की को तमाम तरीके की बातें समझाने की कोशिश की, लेकिन इस लड़की ने साफ साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि इस गर्भ को तो वो नहीं गिराएगी, बच्चा कोई भी हो उसको वो पालेगी, उसको वो पोसेगी। अगर तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए तो तुम आराम से यहाँ से चले जाओ। उन दोनों का प्यार जो कई सालों से चल रहा था, उन दोनों की दोस्ती की कई साल से जो आपस में चर्चा होती थी लोगों में, वो लोग मिसाल दिया करते थे, लेकिन बच्चा रखने की वजह से वो फौजी नाराज़ हो जाता है और नाराज़ होकर अपने ड्यूटी पर चला जाता है। पंजाब के पठानकोट का 45 AD रेजिमेंट भारतीय सेना में उसकी पोस्टिंग होती है, वो वहाँ चला जाता है। लड़की का जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसका जो पेट होता है, जो उसका साइज़ था वो बढ़ रहा था और लोगों को ये बात भी पता चलने लगती है कि आखिरकार ये लड़की प्रेग्नेंट हो गई है। अब धीरे धीरे करके ये बात फैलने लगती है तो वो जो लड़की होती है उसकी जो माँ होती है, माँ ने सोचा, संथम्मा ने, कि अगर आसपास में कहीं डिलीवरी करवाएंगे तो लोगों को पता चलेगा, बात खराब हो जाएगी। इसीलिए वो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में पहुंचती है और वहाँ का एक हॉस्पिटल होता है SAT हॉस्पिटल में वो जाती है और जाने के बाद उस लड़की को वहाँ एडमिट करवाती है। और जब एडमिट करा रहे थे तभी पता चलता है कि इसकी तो शादी ही नहीं हुई है, ये कुंवारी है और कुंवारी होने के बाद भी प्रेग्नेंट कैसे हो गई। पूरे हॉस्पिटल में इस बात की खबर फैल जाती है और खबर फैलते ही पता चलता है कि इसी बीच में एक मददगार आता है और मददगार कहता है, जिसका नाम अनिल होता है, अनिल कहता है कि मैं तुम्हारे ही कोल्लम जिले का रहने वाला हूँ, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पैसे की बात हो तो पैसे तुम्हारे पास पहुँच जाएंगे। अगर तुम्हें ब्लड की ज़रूरत पड़ती है या इसके अलावा किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब उस रजनी को एडमिट कराया जाता है तो वो लड़का
उस कमरे के ठीक सामने बैठ जाता है और इंतज़ार करता है कि कब उसको किसी भी इमरजेंसी की ज़रूरत होगी तो वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होता है, क्योंकि ऐसे वक्त में अगर मदद नहीं की गई तो कब मदद करी जाएगी। इंसानियत के नाते वो वहाँ पर बैठ जाता है, तैयार रहता है। उसके बाद बच्चियाँ होती हैं, 2 जुड़वा बच्चियाँ जो पैदा होती हैं, पूरे हॉस्पिटल में उन दोनों की किलकारियाँ गूंजने लगती हैं। अब अनिल कुमार ने एक बात कही थी, रंजनी तुम्हें अपने गांव नहीं जाना चाहिए, बल्कि तुम्हें जाना चाहिए कहीं ऐसी जगह जहां पर तुम्हें कोई रोके ना, कोई टोके ना। इस हिसाब से उन्होंने एक गांव चुना जिसका नाम आंचल गांव होता है। आंचल गांव में जाकर के रहने लगती है और रहते रहते ये 10 फरवरी 2006 की बात है। इन बच्चियां पैदा होने के ठीक 17 दिन के बाद अनिल घर पर आता है, लेकिन उस वक्त सनथम्मा देख नहीं पाई थी, आसपास के लोगों ने ही देखा था, क्योंकि इस रूम को दिलवाले में उसी की भूमिका रही थी। सनथम्मा पुलिस को बताती है और उसके बाद फिर पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। आखिरकार पुलिस इस लड़के को, जिसका नाम अनिल कुमार होता है, अनिल कुमार नहीं बल्कि राजेश कुमार था, और वही अनिल कुमार जो राजेश होता है वो अनिल कुमार बन के ही हॉस्पिटल में पहुंचा था। और वो इसलिए पहुंचा था क्योंकि उसको भेजा गया था, और भेजा किसी और ने नहीं था, फौजी ने भेजा था जो उसका दोस्त होता है। वो फौजी जो इस लड़की से प्यार करता था, मोहब्बत करता था, और वो इस लड़की से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। बात तब हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। दरअसल जब इस लड़की को बार बार रोकने लगते हैं, टोकने लगते हैं, कहने लगते हैं कि ये बच्चा पता नहीं किसका है, तब उसने कहना शुरू कर दिया कि ये फौजी का है, जिसका नाम डिविल कुमार है। डिविल कुमार ही इसके बाप का नाम है, और आपको यकीन ना हो तो इसको मैं साबित कर सकती हूँ। जैसे ही उसको लगा, हॉस्पिटल में उसे तमाम तरीके की परेशानी झेलनी पड़ी, उसे लगा कि भविष्य में हो न हो कई तरीके के सवाल खड़े होंगे, इसलिए उसने राज्य महिला आयोग को एक पत्र लिखा, और पत्र लिखने के बाद उसने बताया वहाँ पर कि मेरा जो प्रेमी है वो फला बटालियन में रहता है, उसके पठानकोट में पोस्टिंग है, आप उसका डीएनए सैंपल ले लीजिए, उसका टेस्ट कराइए, और मेरे बेटियों का भी डीएनए लीजिए, और डीएनए लेने के बाद ये पता करिए कि क्या वाकई में ये सही है, ये बच्चे इसी की हैं या फिर नहीं हैं। क्योंकि फौजी ने भी ये आरोप लगाना शुरू कर दिया था, न जाने किसके पास ये सोई है, कहाँ जा कर के अपना मुँह मार करके आई है, किसकी बेटियाँ हैं जो इसके गले वो बांधना चाहती है। यही बात उस लड़की को बहुत ज़्यादा अखरती है, परेशान करती है। ये सही बात को साबित करने के लिए उसने डीएनए सैंपल की जो राज्य महिला आयोग से जांच की मांग कराती है, तो वहाँ से आदेश आ जाता है, और उसके बाद फिर टीम जाती है, उसका डीएनए सैंपल लिया जाता है, और डीएनए सैंपल लेने के बाद ये जब रिपोर्ट इस कत्ल के बाद आती है, ये क्लियर हो जाता है कि दोनों बेटियां उसी की होती है। उसी ने छुटकारा पाने के लिए इस तरीके का षड्यंत्र रचा था। आखिरकार पुलिस ने जब रिपोर्ट आने के बाद उसे गिरफ्तार करने के लिए पठानकोट पहुंचते हैं, तो पता चलता है कि ना तो डिविल कुमार वहां मौके पर है, और ना ही उसका दोस्त राजेश जो है, जो कि अनिल बनकर के हॉस्पिटल में मिलने गया था, वो भी मौके पर नहीं था। पुलिस उनके फिर घर में जाती है, जहाँ उनका घर होता है, दबिश देती है, तो परिवार वाले कहते हैं कि हमें कोई जानकारी नहीं है। अब मामले की जांच पुलिस ने सीबीआईडी के पास पहुंचा दी। अब सीआईडी भी उन दोनों को गिरफ्तार नहीं कर पाती है। तभी जो संथम्मा होती है वो सीधा हाई कोर्ट की ओर जाती है और कहती है कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, और हाई कोर्ट से 2010 में इस मामले की सीबीआई से जांच कराने का आदेश आता है। 3 साल बीत जाते हैं, और 3 साल बाद भी सीबीआई उन दोनों को ढूंढ नहीं पाती है। लेकिन दोनों फौजी वो वहाँ से भाग जाते हैं, और ऐसे भागते हैं कि परिवार से कोई संपर्क नहीं करते हैं। इसके बाद 3 साल बाद यानी कि 2013 में ये सीबीआई कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करती है, लेकिन अपराधी पकड़े नहीं जाते। ये स्थिति में ये मामला कहीं ना कहीं बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है, शांत पड़ जाता है। लेकिन साल 2024 के नवंबर का महीना में बताया जाता है कि केरल के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर एक आता है, मनोज अब्राहम को। वो अपनी टीम से एक दिन बातचीत करते हैं, और बातचीत करते करते कहते हैं कि कोई पुराने केस अगर पेंडिंग पड़े हैं तो उस मामले की जांच पड़ताल की जाए। तभी एक तकनीकी जो पुलिस अधिकारी होता है वो कहता है कि साहब कई केस है,
फाइल ला के दी जाती है एक व्यक्ति को, यानी कि एक अधिकारी को फाइल दी जाती है। फाइल देखने के बाद कहा जाता है कि ये केस लगभग 19 साल पुराना है। दोनों अपराधी फरार है, दोनों फौजी थे और कत्ल करने वाला राजेश और जो कत्ल करवाया था वो कत्ल उसके दोस्त डेविल कुमार ने करवाया था। क्यों ना इस मामले की जांच पड़ताल कराई जाए। फिर कहा कि साहब सीबीआई ने जांच की, लेकिन सीबीआई भी पता कर चुकी है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चल पा रहा है। तभी जो तकनीकी अधिकारी होता है वो कंप्यूटर पर बैठ करके उनकी 19 साल पुरानी फ़ोटो को ले करके वैसे ही अलग अलग डिज़ाइन की नई नई एआई की मदद से, इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल जो होते हैं उसके मदद से वो लगातार फ़ोटो बनाने लगते हैं। एक के बाद एक फ़ोटो कि 19 साल के बाद वो अब कैसे दिखेंगे, उनके बाल कैसे हो गए होंगे, उनके चेहरे कैसे हो गए होंगे, दाढ़ी रखेंगे तो कैसे दिखेंगे, मतलब उनकी अलग अलग आकृतियाँ बनाना शुरू कर देते हैं। और आकृतियाँ बनाने के बाद उसमें कुछ ऐसी आकृति बनाने के बाद वो फेसबुक पर अपलोड करता है, ये देखने के लिए कि इस फ़ोटो से कौन सी फ़ोटो है जो मैच कर सकती है। इसी तरीके से करते करते एक विष्णु कुमार नाम का व्यक्ति होता है, उसका फ़ोटो 90% मैच कर जाता है। दरअसल विष्णु कुमार ने अपनी शादी का फ़ोटो लगाया हुआ था और शादी का फ़ोटो और जो एआई की मदद से जो फ़ोटो बनाई गई थी, जब दोनों आपस में मैच की जाती है तो 90% मैच करने के बाद तब एडीजी यानी कि मनोज इब्राहिम के पास पुलिस टीम पहुंचती है और कहती है कि साहब एक व्यक्ति है जिसका नाम विष्णु कुमार है जो कि पौंडीचेरी में रह रहा है, क्यों ना हमें वहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाकर के देखना चाहिए। अब वहाँ जाकर के देखते हैं, पता चलता है कि विष्णु कुमार नाम का व्यक्ति जिसने एक महिला शिक्षिका से शादी करी है जो कि इंटीरियर डिजाइनर है और वो एक अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहा है, उसके बच्चे हैं, सब कुछ ठीक है, लगभग 48 साल के आसपास उसकी उम्र है। अब मैच किया मतलब उम्र का कि उस वक्त इसकी उम्र कितनी रही होगी, अब इसकी उम्र कितनी है, तो कुछ चीज़ें सिमिलरिटी होती है। और जब उसके पास पहुंचते हैं तो पता चलता है ये विष्णु कुमार जो है ये वही विष्णु कुमार है जो कि अनिल बन करके गया था, वही है जो फौज में होता है, वही है जिसका नाम असली राजेश कुमार होता है। पुलिस ने उसको पकड़ा, पकड़ने के बाद उसको सीधा केरल लेकर के आते हैं और वहाँ लाने के बाद जब उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा दोस्त कहाँ पर है, फिर वो कहता है कि साहब वो भी तो पौंडीचेरी में है। पुलिस फिर उसको भी गिरफ्तार करने के लिए जाती है तो पता चलता है कि वो भी इंटीरियर डिजाइनर का काम करता है और उसने भी साथ ही एक महिला शिक्षिका से शादी की है और उसकी भी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। कत्ल करने के बाद उन्होंने अपने परिवार से, अपने दोस्त से, अपने रिश्तेदारों से किसी से भी कोई संपर्क नहीं बनाया था और उसने भी अपना नया नाम रख लिया था और नए नाम के साथ वो वहाँ पर रह रहा था। दरअसल वो बन गया था प्रवीण कुमार और प्रवीण कुमार बन करके वो अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहा था। उन दोनों को बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि शायद अब कभी पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन पुलिस ने एआई की मदद से लगभग 19 साल के बाद उनको पकड़ लिया। जब प्रवीण कुमार यानी कि डेविल कुमार को पकड़ा गया तो डेविल कुमार ने एक बात कही थी कि साहब ये तो बताओ कि हमें पकड़ा कैसे। तो पुलिस ने बताया कि हमें तुम्हें ऐसे पकड़ा। और ये कहानी जब सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल होती है तो लोग सोचने पर मजबूर होते हैं कि आखिरकार पुलिस अगर अपनी पर आए तो बड़े से बड़े अपराधी को, बड़े से बड़े शातिर से शातिर अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। ठीक इस कहानी में भी ऐसा ही होता है। रंजनी को लगभग 19 साल के बाद उसकी जो दोनों बेटियां थी 17 दिन की, 19 साल के बाद उन्हें इंसाफ मिल जाता है। अब इनके खिलाफ जो भी कानून तय करेगा वो सज़ा उनको मिलेगी। कब तक ये सलाखों के पीछे रहेंगी और क्या इन्हें सज़ा मिलेगी ये तो कोर्ट ही तय करेगा। जाहिर से बात है बड़ी ही सज़ा मिलेगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि कुछ भी गलत कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। उस लड़की के बारे में जब पता चलता है, रंजनी के बारे में, कि वो सिर्फ उन बेटियों के पिता का नाम ढूंढ रही थी, ना कि वो ये चाहती थी कि वो उनके साथ रहें, बस उसे पिता का नाम चाहिए था। क्योंकि आसपास के लोगों ने जब उसे ताने मारना शुरू किए तो वो अपने बेटियों के साथ इस तरीके से जीना नहीं चाहती थी।
तो वो कुछ गलत तो चाहती नहीं थी, वो सिर्फ सच्चाई के साथ रहना चाहती थी। मतलब कि जो उसका असली पिता है उसका नाम पता हो दुनिया को। उसको पता नहीं किसके साथ मुंह मरवा के आई है, या फिर ऐसे सारे जो लांछन उस पर लग रहे थे, ये गलत लांछन लग रहे थे, इसी को वो साबित करना चाहती थी। और सिर्फ वो उसका नाम ही तो चाहती थी, और इसीलिए उसने उसकी हत्या करवा दी। तो प्यार करने वाले को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप प्यार करते हो तो सच्चे दिल से प्यार करना चाहिए। अगर आप किसी के फिजिकल होते हो किसी के साथ और कोई ऐसी घटना होती है तो उसे सच्चे दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि उससे मुंह मोड़ना चाहिए। क्योंकि इस धरती पर जन्म मिला है कर्म करने के लिए, तो अच्छा कर्म करिए, बुरे कर्म मत करिए। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।